आए थे किसके, स्पर्म की और ओवम के, बताए बनवाए थे या नहीं? ठीक है, नहीं बनाया है तो अभी बना लेना। देखो सबसे पहला जो अपन डायग्राम बनाएंगे वो बनाएंगे ओवम का, तो साथ साथ में बनाते रहो। ये क्या है, दिस इज व्हाट दी ओवम। ये ओवम का सेंटर में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? यस। बाहर ओवम के एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। बनाओ साथ में। हाँ जी, दोबारा बनाना है। अरे हर चीज़ से कंसेप्ट समझ में आता है भाई। बनाओ। दिस इज व्हाट, ये तो अपने आप में ओवम आपको बता ही रहा है कि मैं ओवम हूँ। ये ओवम का न्यूक्लियस है। दिस इज व्हाट दी ओवम का कोरोना रेडिएटा। अब आप कहीं तो बोल रहे थे कि मैम इसको कोरोना तो नहीं हो गया, इसलिए इसको कोरोना रेडिएटा तो नहीं बोल रहे। शुरू से ही इसकी बाहर वाली लेयर को कोरोना रेडिएटा बोला जाता है। ये जो लेयर है ये अपने आप में एक ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है। समझ रहे हैं, किसकी बनी हुई होगी, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब अपन बात करेंगे इसी के टच में एक और लेयर होगी जिसको बोला जाता है जोना पेलुसिडा। तो देख लो मैं कैसे बना रही हूँ, वैसे वैसे आप लोगों ने बनाना है और वैसे वैसे ही समझना है। तो इसके अंदर एक और लेयर पिंक कलर की बनाई है मैंने, जिसको मैं बोल रही हूँ जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये तो अपना डायग्राम किसका हो गया है, ओवम का। इसको मैं ओवम को थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ क्योंकि बिल्कुल टच में हो गया ना लिखा हुआ। दिस इज व्हाट ओवम। नंबर ए पॉइंट। हाँ, लेकिन बेसिकली अपन जिसका अभी रोल समझेंगे ना उसका मैंने मेंशन किया है, बाकी मैंने आपको पिछला बनवाया है। ठीक है, नेक्स्ट जो अब अपन डायग्राम बनाएंगे वो अपन डायग्राम बनाएंगे स्पर्म का। ठीक है, तो स्पर्म का डायग्राम आप सभी जानते हैं कैसा है। तो सबसे पहले तो ये मैं स्पर्म का एक्रोसोम वाला पार्ट बना रही हूँ। ठीक है, जैसे ही ये बेंड करेगा ये वाला पार्ट, उसको अपन नेक बोलेंगे। फिर उसका बीच में क्या हो जाएगा, हेड वाले के बाद में सॉरी नेक आएगा, फिर क्या हो जाएगा मिडल पीस। मिडल पीस जैसे ही एंड होगा तो इस तरीके से स्पर्म का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। क्या होगा, टेल। तो ये वाला जो स्पर्म का पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट दी हेड। यस, जहाँ पर ये बेंड हो रहा है, समझ में आ रहा है। मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा बनाया है, बुक में इतना बड़ा इसको दिखा नहीं रहे हैं, नेक को दिखा रहे हैं क्या, बुक में देखो इतना सा दिखाया हुआ है। एक बार वापस यहाँ पे सब देख ले, बुक में मिडल पीस को बिल्कुल ऐसे यूँ घुमा दिया, यूँ घुमा के और ऐसे बना दिया है, बिल्कुल बहुत ही माइन्यूट सा बनाया हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, हेड वाला। दिस वन इज हेड। जहाँ पे थोड़ा सा बेंड आ रहा है ये कौन सा पार्ट है, स्पर्म का नेक वाला। ये जो पार्ट है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर रहता है स्पर्म में, ये कौन सा पार्ट होगा बोलो भाई मिडल पीस। ठीक है, और जो बाकी का रेमिनेंट जो पोर्शन है कंप्लीट अप टू हेयर, ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट दी टेल पार्ट। टेल मतलब दैट इज जो इसको क्या करेगी, हाँ पूंछ बोल सकते हैं, जो इसको क्या करेगी, हेल्प करेगी मूवमेंट में। ठीक है, यहाँ तक बनाओ फटाफट से साथ साथ में दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है, इधर ध्यान दे लो एक बार। ये वाला जो स्पर्म का पार्ट होगा, दिस पार्ट, ये वाले पार्ट में क्या स्टोर रहता है, एक्रोसोम। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ दैट इज व्हाट दी एक्रोसोम। ये एक्रोसोम इधर नीचे लिख रही हूँ थोड़ा सा, किसको कंटेन करके रखता है, कंटेन हाइलुरोनिडेज। ये अपने आप में क्या है, एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। किसको ब्रेक करेगा, जोना पेलुसिडा को। क्या करेगा, एबल टू ब्रेक जोना पेलुसिडा। जैसे ही स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आएगा तो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, आपका राइट आंसर क्या होगा, हाइलुरोनिडेज। समझ रहे हैं यहाँ तक, इतना बनाओ।
नेक्स्ट देखिए, नेक वाले पार्ट में मैं मेंशन कर रही हूँ, नेक वाले पार्ट में क्या रहेगा, न्यूक्लियस। सो यहाँ पर पिंक कलर से अपन न्यूक्लियस को दर्शा देते हैं। दिस वाला पार्ट इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियस। और यहाँ पर इसके सेंटर में जो पार्ट रहेगा स्पर्म के, इस तरीके से बुक में बनाया हुआ है कुछ कुछ, तो लिटिल बिट वैसा ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो रहने वाला है वो कौन रहने वाला है, दैट इज व्हाट दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा रहता है स्पर्म में, और इसलिए स्पर्म मोटाइल भी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को पावर देने का काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया इज दी पावर हाउस, इज दी पावर हाउस। पावर हाउस है किसका, ऑफ दी सेल। तो स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा खासा मिडल पीस के अंदर मौजूद है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर, इसके आगे से। तो यहाँ पर इसके छोटे छोटे सेंट्रियोल जो है वो मौजूद होंगे। एक सेंट्रियोल जो है वो कंप्लीटली टेल की तरफ क्या कर रहा है, मूव ऑन कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज व्हाट, सिंपल सा अपन ने स्पर्म के बारे में पढ़ लिया, ये आपको ध्यान में रखना है ना। सो कुल मिला के दिस वन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो देखो यहाँ पर समझिएगा, इधर दो लेयर्स आई हैं, एक आई है जोना पेलुसिडा नंबर 1, दूसरी कौन सी है, कोरोना रेडिएटा। तो दोनों को ही तोड़ने का काम कौन कर रहा है, हाइलुरोनिडेज। सबसे पहले तो ये क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते चलो साथ साथ में, जो हाइलुरोनिडेज है, हाइलुरोनिडेज जो है ये करता क्या है, इट विल ब्रेक। ये किसको ब्रेक करेगा, आपका नंबर 1 आंसर होगा कोरोना रेडिएटा को, कोरोना रेडिएटा को, ठीक है। एंड क्या करेगा, देन यस, एंड देन पेनिट्रेट कर देगा किसको, जोना पेलुसिडा को। जोना पेलुसिडा को क्या कर देगा, पेनिट्रेट कर देगा। इसको कंप्लीट यहाँ तक लिख लो एक बार जल्दी से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ स्पर्म का कौन सा वाला पार्ट है जो हाइलुरोनिडेज को बनाता है। समझ रहे प्रीतम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्रोसोम। दीपक आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मिडल पीस। दिव्या आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बताओ स्पर्म के कौन से वाले भाग में न्यूक्लियस होता है, आपका आंसर क्या होगा, नेक। समझ रहे। इस टेल वाले पार्ट को ही अगर मैं क्या बोल दूँ, फ्लैजिलम बोल दूँ स्पर्म का, तो कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कंप्लीट इतना लिख लो जल्दी से एक बार। कितना स्लो लिखते है। ये वाला जो इसका न्यूक्लियस है ये कितने क्रोमोसोम नंबर को कैरी करेगा, नंबर की बात कर रही हूँ 23। ये भी कितने को कैरी करेगा, 23। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे, जब इन दोनों के 23 क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं तो इनसे एक समान जो सेल बन रहा है, समझ रहे हैं, जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट बन रहा है जिसको अपन वन सेल्ड बोल रहे हैं, जाइगोट, उसके न्यूक्लियस को प्रो न्यूक्लियस बोला जाता है। अभी तक अपन ने कभी नाम नहीं सुना प्रो न्यूक्लियस का, सुना है क्या? अभी तक तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोली थी, न्यूक्लियस, ठीक है, कि इसका न्यूक्लियस कंटेंट 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड स्पर्म का न्यूक्लियस कंटेंट 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। व्हेन बोथ आर कंबाइंड टुगेदर, जैसे दोनों मिल रहे हैं, दोनों के क्रोमोसोम के नंबर जो हैं आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इसका जो प्रोडक्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रो न्यूक्लियस बोला जाएगा, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी से एक बार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो इन शॉर्ट, नहीं लिखा क्या दिव्या? तो इन शॉर्ट 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके, ओवम के, ठीक है। नेक्स्ट ये लिखते चलना, क्योंकि बाद में समझ में नहीं आएंगी चीज़ें जब अगर आपने नहीं लिखी है। और स्पर्म के अगर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे, वो भी आपस में क्या कर रही है, मिक्स हो रही है।
तो दोनों के प्रोडक्ट से बनने वाले न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? प्रो न्यूक्लियस बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए कंसेप्शन के प्रोडक्ट के न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? कॉन्सेप्शन के प्रोडक्ट के न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा भाई, बताओ जल्दी से। आपका आंसर होगा कि मैम इसके न्यूक्लियस को प्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको मैंने जब बताया था सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आती है तो दोनों ही मेल और फीमेल दोनों के होने के चांसेस कितने होते हैं? 50-50%। वो अपन ने बात करी थी पहले भी उसके बारे में, है ना। इतना लिख लो इसको। तो 23, अब देखो इसमें क्या होगा, आपको पता है ओवम के अंदर क्या होता है? XX, और स्पर्म में क्या होता है? XY। तो इससे बनने वाले न्यूक्लियस को अपन क्या बोल रहे हैं? प्रो न्यूक्लियस बोल रहे हैं। वेदर ये प्रो न्यूक्लियस में भी डोमिनेंट हो सकता है कि फीमेल मेल बेबी हो जाए इससे, या फिर क्या हो सकता है? फीमेल बेबी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा दूँ। अब देखिए एक मैं वोकैबुलरी यहाँ पर लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ जोना हार्डनिंग। किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? जोना हार्डनिंग क्या होता है? जोना हार्डनिंग पढ़ा है किसी ने इसके बारे में? नहीं। देखो क्या होगा, जैसे ही ओवम से स्पर्म आके क्या करता है, इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है। आपको अभी मैंने बताया कोरोना रेडिएटा को और जोना पेलुसिडा को ये पेनिट्रेट करके अंदर आ जाएगा। तो आप सभी जानते हो कि एक इजैकुलेशन में तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स हैं। यस और नो? एक इजैकुलेशन में कितने स्पर्म्स हैं? 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स हैं। ओवम के पास में कितने स्पर्म पहुंचते हैं? 300 से 500 स्पर्म जो है ओवम तक पहुंच पाते हैं। ये जो डायग्राम अपन ने देखा यहाँ पर, ऑन दिस डायग्राम, इधर फोकस करें एक बार। ये आप सभी जानते हो, जैसे ही मेल का इजैकुलेशन वेजाइना में आया, दैट मीन्स एक इजैकुलेशन में 200 से 300 स्पर्म है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितने रह जाएंगे? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? दैट इज मैम कि यहाँ तक कितने पहुँचते हैं? 300 से 500। ठीक है, ऐसा क्यों? नंबर 1 कारण ये है, एक तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है। यहाँ तक समझ गए? और साथ साथ में ज़रूरी नहीं है कि हर स्पर्म कैसा हो, हेल्दी नेचर का हो, ये भी समझते हैं, क्योंकि मोटाइल होना, एक्टिव होना स्पर्म का ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जो वेजाइनल पीएच है, ठीक है, वेजाइना का पीएच मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना कैसा होता है? एसिडिक। आपने सभी ने पीएच स्केल पढ़ा होगा ना, कि ये मैंने एक स्केल बना दी, बीच वाला जो डेटा है दैट इज कांस्टेंट, इधर जब जा रहा है 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट में 1, और इधर अगर जा रहा है 8, 9, 10, 11, इन शॉर्ट दैट इज 14 तक लेते हैं, पता ही होगा। तो देखो यहाँ तक जब पीएच इधर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा? एसिडिक। जब पीएच 7 से ज़्यादा जाएगा तो ये कैसा होगा? एल्कलीन, एल्कलाइन इन नेचर। और 7 पे जब रहेगा पीएच तो ये कैसा होगा? न्यूट्रल या फिर बेसिक बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिक। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वेजाइना का पीएच कैसा है? एसिडिक। लेकिन इन कंपैरिजन टू नंबर 2 पॉइंट, जो स्पर्म का पीएच है वो कैसा होता है? एल्कलाइन। तो क्या फ़र्क होगा? क्या दिक्कत आ जाएगी? मिलियन से हंड्रेड्स में कन्वर्ट होने में क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि वेजाइना भी खुद क्या करती है? स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखती है, तभी तो एम्पुला तक मिलियन से हंड्रेड्स में ही पहुंच पा रहे हैं। समझ में आ गया यहाँ तक कारण? और साथ साथ में ये भी कारण इंपॉर्टेंट है कि हर स्पर्म इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता। समझ में आ गया? देखिए कई बार जब अपन बात करते हैं मेडिकल टेस्ट वगैरह की, तो आपने सभी ने इनफर्टिलिटी का नाम सुना होगा, इनफर्टिलिटी, स्टर्लिटी, है ना। तो ये गैमेट्स के स्टडी के माध्यम से बता पाते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति में स्पर्म जो है वो हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, मानो अगर किसी फीमेल में, ये भी अपने आप में एबनॉर्मलिटी है, अपन आगे डिस्कस करेंगे, कि फीमेल में ओवरी से ओवम इस तरीके से आता है, इनफंडिबुलम सक्शन का काम करता है। समझ में आ रहा है? ये जो इनफंडिबुलम पार्ट होगा ये किसका? फैलोपियन ट्यूब का, ओविडक्ट का। ये कैसा काम करेगा? सक्शन का, ओवम को पकड़ेगा। ठीक है, अगर मानो यहाँ पर ओवम बाई चांस आ गया,
लेकिन इधर आगे की तरफ ब्लॉकेज है, इधर ओवम एम्पुला वाले भाग में नहीं जा सकता, तो वो भी तो दिक्कत करेगा, वो भी तो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। तो कई बार अपनी सोसाइटी में बेबी सुना होगा कि इतने साल हो गए पर्टिकुलर कपल के लेकिन बेबी नहीं हो रहा। कई बार आपने ये भी सुना होगा, ये आम बातें बेटा सुनते ही हर कोई, कि बहुत समय हो गया है बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो अपने अलग अलग कारण होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेल में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि फीमेल में होगी। दोनों पार्टनर दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं इस कंडीशन के, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस कौन सी बॉडी अफेक्टेड है, वेदर मेल बॉडी अफेक्टेड है या फिर फीमेल। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं डॉक्टर्स फिजिशियन, दोनों के ही गैमेट्स को चेक करते हैं। समझ में आ रहा है कि किसके अंदर आकर एबनॉर्मेलिटी जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसको आपने इससे पहले वाली स्लाइड लिख ली है क्या, दिस वन, ये लिख ली प्रो न्यूक्लियस वाली। अब इसको लिख लो एक बार जल्दी से, कि आपने लिखना है जोना हार्डनिंग, इसमें एक बार समझ लो फिर ही लिख लेना। सिर्फ और सिर्फ ये इसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं एक बार जोना हार्डनिंग के बारे में, फिर आप लोग लिख लेना। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि जैसे ही एक ओवम ने एक स्पर्म को पकड़ लिया, अब ये कह रहा है कि मुझे और नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी थोड़ी ना करवानी है ना। एक सिंगल बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एक ओवम के साथ में एक स्पर्म का मिलना क्या है, नॉर्मल है, हेल्दी है। अगर बाय चांस मानो दो ओवम से दो स्पर्म मिल गए, या फिर एक ओवम से दो स्पर्म आके मिल गए, दो ओवम से दो स्पर्म एक कंडीशन, एक ओवम से दो स्पर्म दूसरी कंडीशन, तो वो अपने आप में ट्विंस प्रेगनेंट, दैट मीन्स मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर काउंटेबल होगा, ठीक है। लेकिन ये आपके 12th में पार्ट नहीं आएगा इतना ज़्यादा। सो यहाँ पर क्या है, एक फॉर अ हेल्दी, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए इट इज़ एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल बोल दो, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये मैंडेटरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि वन ओवम, क्या बोला है, वन ओवम शुड मिक्स विथ, ठीक है, वन ओवम शुड मिक्सड विथ, या फिर मिक्सड ना लिख के बोलते हैं शुड फ्यूज्ड विथ वन स्पर्म। दिस इज व्हाट द नॉर्मल प्रोसेस। यहाँ तक समझ गए? तो देखो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं जोना हार्डनिंग क्या है। जैसे ही ओवम स्पर्म को अंदर ले लेता है तो इसकी जो लेयर थी, कौन सी लेयर, जोना पेल्यूसिडा, वो अपने आप को एकदम टाइट कर लेती है। क्या कर लेगी, टाइट। उस लेयर को अपन, उस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, जोना हार्डनिंग, ठीक है। और उसी प्रोसेस को बोला जाता है ओलेमा ब्लॉक, ठीक है। इतना मत जाओ तुम लोग, खैर फिलहाल आगे इतना ही समझ लो। तो जोना हार्डनिंग क्या है कि when the single sperm is enter into the ovum, ठीक है, एंड उसके बाद में जो जोना पेलुसिडा है वो अपने आप को हार्ड कर लेगी, उस प्रोसेस को अपन जोना हार्डनिंग बोलते हैं। ये प्रोसेस किससे बचाती है, पॉलीस्पर्मी से बचाती है। जोना हार्डनिंग किस पे वर्क कर रही है, किस पे वर्क करती है, वर्क अगेंस्ट पॉलीस्पर्मी के अगेंस्ट वर्क करती है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्पर्म्स ना एंटर हो जाए, किसमें, ओवम के अंदर। समझ में आ रहा? तो किससे प्रिवेंट करेगी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जोना हार्डनिंग वर्क्स अगेंस्ट पॉलीस्पर्मी। ये अपने आप को क्या करेगी कि वेनेवर, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, वेनेवर ओवम गेट, जैसे ही क्या होता है, ओवम गेट क्या कर लेता है, एक स्पर्म को गेट कर लेता है, ठीक है। तो तुरंत उसके बाद में जो जोना पेल्यूसिडा है, वो अपने आप को क्या कर लेती है, हार्ड कर लेती है। उस प्रोसेस को ही अपन क्या बोल रहे हैं, जोना हार्डनिंग बोल रहे हैं। इसको लिख लो कंप्लीट इतना यहाँ तक। उस प्रोसेस को ही अपन क्या बोल रहे हैं, जोना हार्डनिंग बोल रहे हैं।
सो अभी फ़िलहाल अपन ने क्या डिस्कस करा है, एक नॉर्मल मैकेनिज़्म समझा है, ठीक है। कहाँ तक समझे हैं कि ओवम कितने समय तक फर्टिलाइज रहता है, समझ रहे हैं? दैट मीन्स फर्टिलाइज मतलब सर्वाइव कितने समय तक करता है, स्पर्म कितने समय तक सर्वाइव करता है, जब जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो बॉडी के अंदर किस तरीके से सीक्वेंस है आपको याद रखनी है। अगर उस सीक्वेंस में आपने कोई भी किसी में भी गलती से आपने एक स्टेप ऊपर बोल दी है ना, क्वेश्चन ऐसे ही सेम पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बताओ फीमेल्स में जो दैट मीन्स जब भी कोई भी फीमेल या फिर कोई भी कपल रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें कौन सी मैकेनिज्म नॉर्मली रहेगा। तो सबसे पहला आपका क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्या होगा, इंसीमिनेशन। समझ रहे हैं, बोलो साथ साथ में। नेक्स्ट क्या होगा, इंसीमिनेशन। नेक्स्ट उसके बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होते ही क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन होते ही क्या होगा, गैस्टेशन। गैस्टेशन होते ही क्या होगा, पार्चुरेशन। ठीक है, और कैसे कैसे चीज़ें अकर हो सॉरी अकर हो रही है उनके बारे में भी अपन ने